हेलो फ्रेंड्स, मेरा नेम शशि थरूर है। मैं कल्प एजुकेशन शास्त्री नगर में टीचर हूं और मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं। आज मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पॉलिटिकल साइंस है। इस पॉलिटिकल साइंस में हम एक यूनिट आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक्स है। इस टॉपिक का एक सब यूनिट ले रहे हैं और उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस फिलॉसफी को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को हम 4 पार्टों में डिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो प्रीएम्बल की बात करते हैं। प्रीएम्बल, दूसरी जो बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट, और थर्ड जो है डीपीएसपी जिसका फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फोर्थ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। दीज आर द 4 सब यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज इंडियन फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का दर्शन कहलाता है। इस दर्शन में भी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल। इस प्रीएम्बल को हम लोग मेन रूप से सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। इस प्रीएम्बल को कैसे कैसे स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट में एक पॉइंट लिखते हैं इंट्रोडक्शन। बी पॉइंट लिखते हैं बैकग्राउंड। सी पॉइंट लिखते हैं नेचर ऑफ स्टेट इन ए प्रीएम्बल। डी पॉइंट लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। ई पॉइंट लिखते हैं हम लोग। ई पॉइंट में हम लोग देखेंगे डिफरेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट in a different case related to each preamble is a part of Indian Constitution। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है? अब हम एक पॉइंट में लिखते हैं कंक्लूजन। ये हम लोग टोटल 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रीएम्बल भारतीय संविधान का दर्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ए पॉइंट इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि प्रीएम्बल क्या है। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक सार पॉइंट है। भारतीय संविधान का सार पॉइंट, सेमेरी पॉइंट कहलाता है, यानी भारतीय संविधान का की पॉइंट कहलाता है। भारतीय संविधान का ओवरऑल कहें तो एक प्रकार का सोल कहलाता है, आत्मा कहलाता है। और ये भारतीय संविधान का एक तरह से कहें कि गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम करता है ऑल द विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के, स्टेट की जितने भी ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियली। ये तीनों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हमारे कोई भी विंग्स अगर किसी सस्पेंशन में, अगर किसी संदेह में पड़ जाए, शक में पड़ जाए, डिसीजन नहीं ले पाए, ऐसे कंडीशन में एक बार वो अगर प्रीएम्बल को स्टडी कर ले तो उसको भारतीय संविधान के ड्रीम के बारे में अनुभव हो जाएगा और उसको कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारे संविधान निर्माता और हमारे प्रीएम्बल किस प्रकार के ड्रीम को, किस प्रकार के भारत को
सपने को साकार करना चाहता है। तो मीन्स ये प्रियम्बल क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको इंस्पिरेशन करने का काम करता है और उनको भारतीय संविधान के प्रति डेडिकेशन और समर्पित होने का इंस्पायरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार के की पॉइंट है। कुछ समय में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार पेपर में आ चुके हैं कि भारतीय संविधान का सार पॉइंट क्या है। तो भारतीय संविधान का सार पॉइंट, सेमेरी पॉइंट कौन है, प्रियम्बल कहलाता है। समटाइम्स क्वेश्चन आस्क, भारतीय संविधान का सोल किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रियम्बल, दूसरा ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, तीसरा ऑप्शन है डीपीएसपी और चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट। तो इन सभी में से बेस्ट जो ऑप्शन आपको मार्क करना है वो प्रियम्बल है। अगर प्रियम्बल ऑप्शन नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में आप फंडामेंटल राइट को आप ऑप्शन बना सकते थे, लेकिन वहां पर प्रियम्बल है तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना होगा, प्रियम्बल को देना होगा। अब प्रियम्बल को स्टडी करते हैं। प्राय जो प्रियम्बल हमारे संविधान में लिखे गए हैं और ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की जितने भी बुक हैं वो सभी बुक के कवर पेज के बैक में लिखा होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और वह प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होता है, प्रियम्बल कहां से स्टार्ट होता है, बी द पीपल। देखो बी द पीपल, ये बी टर्म जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। बी का मतलब हम सब, हम लोग। तो ये बी का टर्म जो बी यहां पर लिखा गया है, इस बी को यूएसए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जस्ट लाइक समटाइम्स क्वेश्चन आस्क कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, किस देश से आइडिया ब्रो किया गया है। तो ये आइडिया कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूएसए संविधान से लिया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूएसए संविधान विश्व का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है और उसी से हमने भी ये आइडिया ब्रो किया है। और जितने भी संविधान में चीजें लिखी गई है भारतीय संविधान में, वो कहीं ना कहीं देश से आइडिया को लेकर करके अपने तरीके से मॉडिफाइड कर करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रियम्बल भी लिया गया है वो अमेरिकी संविधान से आइडिया को लेकर के भारतीय संविधान ने अपने तरीके से इसको मॉडिफिकेशन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मैंने कहा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और ये भारतीय संविधान का अब भाग भी कहलाता है। तो समटाइम्स क्वेश्चन आस्क कि ये भारतीय संविधान का भाग है, तो ये भारतीय संविधान का भाग भी है। अब दूसरा आप देखते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में हम देखें कि हमने जो आइडिया नोशन लिया है वो आइडिया नोशन कहाँ से लिया गया है, यूएसए संविधान से लिया गया है। यूएसए संविधान में ही वहां पर भी बी लिखा गया है, भारतीय संविधान में बी लिखा गया है और बी यहाँ पर इंडिकेशन होता है पॉपुलर सोवरेनिटी का। यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब होता है जहां संप्रभुता आम लोगों में अंतर्निहित हो, इंक्लूड हो, वो पॉपुलर सोवरेनिटी कहलाता है। अगर इंडिया में टेक्निकली देखें, तकनीकी रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान एक पॉपुलर सोवरेनिटी है। आदर्श रूप में देखा जाए तो ये पॉपुलर सोवरेनिटी है। इसके बावजूद भी भारतीय संविधान की सोवरेनिटी अगर कहा जाए टेक्निकल रूप में तो इस संसद में निहित है। अब सी पॉइंट में हम लोग आते हैं। सी पॉइंट में हमारा है नेचर ऑफ प्रियम्बल इन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का
प्रकृति, यानी किस प्रकार की प्रकृति अंतर्निहित है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता दें और इसको रिमाइंड रखेंगे। पेपर में हमेशा पूछा जाता है SSDR, ये 5 हैं, नेचर में 5 काउंट होते हैं। SSDR, ट्रिपल S और DR, यानी सिंपल भी कहें तो S पर पावर 3 DR, यानी ट्रिपल SDR। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट S का मतलब क्या होता है। फर्स्ट S का मतलब होता है सोवरेनिटी, संप्रभुता। इस सोवरेनिटी का मतलब होता क्या है कि सोवरेनिटी एक सुप्रीम पावर से बना हुआ है। सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, सोवरेनिटी का मतलब सुप्रीम पावर। ये सुप्रीम पावर जो इंडिया को इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री करता है, स्वतंत्र करता है, यानी कि वो देश के अंदर और देश के बाहर वो स्वतंत्र है। जैसा भी कानून बनाना चाहे, जैसा भी कानून को पालन करवाना चाहे वो पालन करवा सकता है, खुद बना सकता है। तो हमारी सोवरेनिटी यह है कि हम जैसा भी रूल बनाना चाहे, जैसा भी कानून बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन हम बात करें कि 1947 के पहले हम एक सोवरेनिटी स्टेट नहीं कहलाते थे, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र नहीं कहलाते थे, क्योंकि उस समय हमारी जो सोवरेनिटी थी ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश इंडिया में अंतर्निहित था, इंक्लूड था। लेकिन प्रेजेंटली 1947 में हम एक फ्री कंट्री हुए, जब हमारे पास सोवरेनिटी है, सुप्रीम पावर है। और इस सुप्रीम पावर 2 प्रकार के होते हैं। एक सुप्रीम पावर को हम लोग काउंट करते हैं इंटरनली, इंटरनल, दूसरे का नाम है एक्सटर्नल। अब देखेंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का जो प्रोपाउंडर है बोर्डिन है। बोर्डिन पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इस स्कॉलर सबसे पहले सुप्रीम पावर का प्रयोग, सोवरेनिटी टर्म का प्रयोग बोर्डिन ने ही किया था। और इंटरनल संप्रभुता का मतलब होता है भारत के अंदर जैसा भी कानून बनाना चाहे, जैसा भी लॉ बनाना चाहे, जैसा भी लॉ इंप्लीमेंट करना चाहे, इंडिया फ्री है और वो लागू कानून बना सकता है और कानून पालन करवा सकता है। अब दूसरा हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का जो प्रोपाउंडर हैं हीगो ग्रोटिवियस, हीगो ग्रोटिवियस, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि भारत की अपनी विदेश नीति है। भारत जिससे मन चाहे दोस्ती कर सकता है, फ्रेंडशिप कर सकता है, दुश्मनी कर सकता है। भारत की अपनी विदेश नीति है, उसका नाम क्या है, नाम, यानी नाम का मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील। ये भारत की विदेश पॉलिसी है जिसके तहत किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती, कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, इन्हें भी करने के लिए इंडिया आजाद है। तो ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि सोवरेनिटी स्टेट, यानी संप्रभुता संपन्न राष्ट्र। तो ये सबसे पहले स्टेट का मीनिंग समझे, यह स्टेट होता क्या है। तो स्टेट का मतलब होता है 2 सेंस में काउंट की जाती है। इंडिया के सेंस में अगर काउंट करें तो 2 सेंस में हम काउंट कर सकते हैं। एक अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 12 को काउंट करें, अनुच्छेद 12 को काउंट करें तो इसके अकॉर्डिंग राज्य वह संगठन है जिसे विधि बनाने का और विधि क्रियान्वित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। यानी भारत, इंडिया इज इंस्टीट्यूशन हु मेक द लॉ एंड इंप्लीमेंट द लॉ। इट इज ए लीगली in India, present in India. For examples, our parliament, panchayati raj system, municipality, some extent state government and UT government.
इनको भी कुछ हद तक कानून बनाने का और कानून को पालन करवाने का अधिकार है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन हुआ। दूसरी सेंस हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्टेट कहलाने के लिए 4 ऑर्गन्स होना जरूरी है। फर्स्ट ऑर्गन्स इज नोन एज टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब भूभाग। सेकेंड ऑर्गन्स इज नोन एज पॉपुलेशन एंड थर्ड ऑर्गन्स इज नोन एज गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑर्गन्स इज नोन एज सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पुटअप की जा सकती है कि हमारा यूपी, हरियाणा, पंजाब पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल लेवल पर वह स्टेट नहीं कहलाते हैं, बल्कि भारत का क्या कहलाते हैं? एक स्मॉल प्रोविंसेस कहलाते हैं। स्टेट कौन है? इंडिया इज ए स्टेट। इंडिया एक स्टेट है क्योंकि सॉवरेनिटी किसको प्राप्त है? इंडिया को प्राप्त है। और इंडिया एक लीगल बॉडी है, लीगल एंटिटी है, जिसके कहा क्योंकि इंडिया में सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है। यूपी, हरियाणा स्टेट नहीं है क्योंकि इनके पास 3 ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है, टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन इनके पास सॉवरेनिटी नहीं होने के कारण ये स्टेट नहीं कहलाते हैं। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में जब मर्जी यूपी सरकार को, पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को हटाने का अधिकार प्राप्त है और वहां पर आपातकालीन शक्ति लगाने का अधिकार प्राप्त है। 352 से लेकर के 360 में देखेंगे कि भारत में आपातकालीन की व्यवस्था की गई है, आपातकालीन शक्तियां दिया गया है, इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस इमरजेंसी पावर को देखेंगे कि अनुच्छेद 356 के तहत देखेंगे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होती है। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं। यहां तक हमारी यूपी सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार को किसी विदेशी सरकार से किसी प्रकार का भी समझौता करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उनको स्वर्णिम स्टेट नहीं कहा जा सकता है। यानी कि स्वर्णिम स्टेट कौन है? स्वर्णिम स्टेट इज इंडिया, नॉट यूपी, हरियाणा। क्योंकि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक स्टेट है। इंडिया इज रिपब्लिक स्टेट, नॉट यूपी, हरियाणा और पंजाब इज स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी बहुत प्रकार के होते हैं। नॉर्मल बेसिस पर अगर सोवरेनिटी की बात की जाए तो सोवरेनिटी 5 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी। इसके जो चीफ एक्सपोनेंट हैं, मुख्य जो विचारक हैं, वो रूसो हैं। इनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि सोवरेनिटी कहां प्रेजेंट होती है? अल्टीमेट पावर प्रेजेंट इन ए सिटीजन, नागरिकों में ही अल्टीमेट पावर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज नोन एज पॉपुलर सोवरेनिटी। रूस को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए भी रिमाइंड की जाती है। पॉपुलर सोवरेनिटी की जैसे ही बात होती है तो रूसो का नाम आता है और रूसो एक पॉपुलर सोवरेनिटी का चीफ एक्सपोनेंट है। इनके अकॉर्डिंग संप्रभुता आम लोगों में अंतर्निहित होता है। अब सेकेंड बात करते हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी, राजनीतिक संप्रभुता। इसके जो चीफ एक्सपोनेंट हैं वो जॉन लॉक हैं। इनके अकॉर्डिंग संप्रभुता आम लोगों में नहीं बल्कि मतदाताओं में अंतर्निहित होते हैं, इलेक्टोरेट में अंतर्निहित होते हैं, जिनको वोट का अधिकार है उनमें अंतर्निहित होते हैं। अब ऐसा कहने के पीछे लॉक का क्या कारण था? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले जो है सभी को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था और सभी को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था तो कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था और उसके अकॉर्डिंग ही सोवरेनिटी डिसाइड होती थी। लेकिन देखेंगे इंडिया जब से आजाद हुआ 1947 में, इन्होंने सभी को मत देने का अधिकार दिया। वो अनपढ़ हो,
यानी इलिटरेसी हो, पढ़े लिखे हो, गरीब हो या अमीर हो, हर एक को वोट देने का अधिकार है। जिसकी भी 18 साल आयु है और उनके ऊपर की आयु है, उनको वोट देने का अधिकार है। तो इनके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, अल्टीमेट पावर किनके हाथों में होते हैं, सुप्रीम पावर किनके हाथों में होते हैं, इलेक्टोरेट के हाथों में होते हैं। नेक्स्ट होता है कानूनी संप्रभुता, लीगल सोवरेनिटी। लीगल सोवरेनिटी के संस्थापक हैं, प्रोपाउंडर हैं, चीफ एक्सपोनेंट हैं ऑस्टिन, बोर्डिन, बेंथम, हॉब्स। इनके अकॉर्डिंग कि सोवरेनिटी जो होती है, अल्टीमेट जो पावर होती है, सुप्रीम जो पावर होते हैं, वो विधि निर्माती संस्था में प्रेजेंट होते हैं। जिनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होते हैं, सोवरेनिटी वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, लीगल सोवरेनिटी। नेक्स्ट होते हैं वास्तविक एवं नाम मात्र की संप्रभुता। तो हम लोग 4 देखेंगे, डी फैक्टो एंड डी जोर। इसका हिंदी में भी नाम है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक एवं विधिक संप्रभुता। वास्तविक एवं विधिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है, ये प्रायः इनके कोई विचारक नहीं है, लेकिन ये प्रायः कब दिखाई देते हैं, ये प्रायः रिबेलियन के टाइम में दिखाई देते हैं, विद्रोह के टाइम में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए लेते हैं कि 99 में देखेंगे जनरल मुशर्रफ ने वहां की निर्वाचित सरकार नवाज शरीफ को हटा करके अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह देखेंगे चीन में भी इस तरह की बहुत सारी क्रांति के समय रिबेल के टाइम में दिखाई देता है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को हटा करके वहां पर जो तानाशाही होते हैं, वो अपने आप को सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि नवाज शरीफ को क्या कहा जा सकता है, डी फैक्टो कहा जा सकता है, जबकि मुशर्रफ को क्या कहा जाएगा, डी जोर कहा जाएगा। अब 5वां जो हम लेते हैं, लास्ट हमारी सुपरनिटी का लास्ट टाइप है नॉमिनल एवं रियल सोवरेनिटी। नॉमिनल एवं रियल सोवरेनिटी, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, रियल का मतलब वास्तविक। इनके भी कोई भी संस्थापक नहीं है, लेकिन ये प्रायः इंडिया जैसे कंट्री में दिखाई देता है। इंडिया में देखेंगे जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करता है, वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन नाम मात्र का शक्ति कौन प्रयोग करता है, राष्ट्रपति प्रयोग करता है। तो इस तरह सोवरेनिटी 5 टाइप्स कंप्लीट हुआ। दूसरा जो नेचर था वो हमारा था सेकुलरिज्म, या उसके पहले हम लोग देख ले सोशलिज्म। ये दूसरा जो हमारा नेचर है सोशलिज्म। अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखें कि सोशलिज्म बहुत सारे ब्रांड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर सोशलिज्म का जैसा ही नाम लेते हैं तो ये बहुत सारे ब्रांड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में सोशलिज्म का मतलब होता है डेवलपमेंट सोशलिज्म। या अगर इसके नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है तो सोशलिज्म का मतलब ही होता है, सोशलिज्म का मतलब होता है डेवलपमेंट या इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। क्योंकि सोशलिज्म जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। इस 2 टाइप्स में सबसे पहले देखेंगे, एक को बोलते हैं रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इसके प्रोपाउंडर कौन है, कार्ल मार्क्स। इसी तरह देखेंगे इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसके बहुत सारे प्रोपाउंडर हैं। तो जनरली इंडिया में सोशलिज्म का मतलब डेवलपमेंट सोशलिज्म और इवोल्यूशनरी सोशलिज्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसके अगर हम फीचर की बात करें तो सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट पर कंट्रोल किसका होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्ट पर कंट्रोल स्टेट के द्वारा होना चाहिए। लोगों की मिनिमम
मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब लोगों की बेसिक जो नीड्स है उसको फुलफिल कौन करेगा? स्टेट फुलफिल करेगा। तो लोगों की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति स्टेट के द्वारा की जाएगी। और अगर सोशलिज्म की बात करें तो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम, अब इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं व्हाट इज, व्हाट इज का मतलब क्या है, हाउ और whom to produce, whom to produce। यानी पूरे विश्व का इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम 3 ही प्रकार के होते हैं। व्हाट इज क्या है, एंड हाउ कैसे, एंड देखिए तो whom टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। और सोशलिज्म में तीनों का कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? स्टेट के द्वारा की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स के रूप में लें कि अगर राज्य है, इंडिया है, तो इंडिया सबसे पहले लोगों को क्या करेगा? लोगों की बेसिक आवश्यकता को पूर्ति करेगा। बेसिक आवश्यकता क्या है? 2 टाइम्स का भोजन, कपड़ा, सम एक्सटेंट कहा जाता है हाउसेस, लेकिन इट इम्पॉसिबल टू से, आज के सेंस में अगर हम हाउस कंसीडर करें तो एक लग्जरियस चीज होती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोगों की 2 टाइम्स की भोजन और कपड़ा, जिससे आम लोग जो है कम से कम भूखे ना मरे। लोगों की मूलभूत आवश्यकता कौन पूर्ति करेगा? स्टेट के द्वारा पूर्ति की जाएगी। और सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब होता है व्हाट इज, यानी किसको प्रेफरेंस देंगे। मान लिया जाए आपके पास 2 ऑप्शन आया, ब्रेड एंड बटर, और अगर आपके पास ऑप्शन आया कॉस्मेटिक, डिफरेंट चीज, लिपस्टिक है, तो ऐसे कंडीशन में आप प्रेफरेंस किसको देंगे? ब्रेड एंड बटर को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इससे लोगों की क्या होगी? मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होगी। उसके बाद होता है हाउ, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, यानी प्रोड्यूस कैसे करें ताकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई पर है, उस पर कंट्रोल डायरेक्ट किसका होना चाहिए? स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। इसी तरह whom to be प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आम लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है? सोशलिज्म का डिफिनेशन है। और प्रायः इंडियन संविधान में एक 3 टर्म का मतलब हुआ सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। ये 3 जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और मोर एंड लेस इससे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। तो हमने 2 नेचर के बारे में डिस्कस किया अभी तक। एक नेचर मैंने आपको सोवरेनिटी बताया, दूसरा मैंने अभी बताया सेकुलरिज्म। तीसरा जो हम फीचर बताने जा रहे हैं वो सेकुलरिज्म, यानी दैट इज, सेकुलरिज्म का मतलब यानी धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म ये भी देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में के प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। अभी सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट हैव नो रिलीजन, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता। वो सभी धर्मों को समान आदर करता है, वो सभी धर्मों के लोग के अनुयायी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वो किसी के साथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। यानी रिलीजन सभी धर्मों के अनुयायियों को या पालन करने वाले को अपने धर्म को एक्सप्रेस करने, प्रैक्टिस करने, प्रोफेस करने का राइट प्राप्त है, लीगल राइट प्राप्त है। तो अपनी कोई भी रिलीजन के लोग मानने वाले हो,
वो अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ में साथ प्रोपैगेट कर सकते हैं। तो मिस सेकुलरिज्म का मतलब सिंपल होता है, स्टेट हैव नो रिलीजन। स्टेट सभी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब हम सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म में देखेंगे मैकियावेली पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट स्कॉलर है जिसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग किया है। अगर मोस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट स्कॉलर की बात करें तो मैकियावेली ऐसे स्कॉलर में गिनती की जाते हैं जो रिलीजन और स्टेट या पॉलिटिक्स को अलग अलग मानते हैं, दोनों एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इंडिया का भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एज ए लाइक फादर ऑफ इंडिया यानी महात्मा गांधी का भी यही मानना था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है। इन स्पाइट ऑफ, बहुत दुख की बात है, इसके बावजूद भी इंडिया की जो बंटवारा हुई है 1947 में, वन कंट्री इज नोन एज इंडिया, अदर कंट्री इज पाकिस्तान, ये रिलीजन के ग्राउंड पे ही हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग मानता है, ना कि एक मानता है। और भारतीय संविधान भी एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का मतलब भारतीय संविधान का अपना कोई रिलीजन नहीं है। और भारत की बात करें तो भारत में जितने भी विश्व के मेजर रूप में 8 रिलीजन है, सभी के अनुयायी भारत में हैं और रिलीजन के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है और न ही भारतीय संविधान इसकी इजाजत देती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है डी, यानी मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे SSDR, यानी ये भारतीय प्रियम्बल का नेचर है जिसमें हमने सोवरेनिटी का, सोशलिज्म का और सेकुलर के बारे में स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक भी देखेंगे, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं। हम डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमो प्लस क्रेसी, ये 2 टर्मों से बन करके बना हुआ है। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। इसका मतलब क्या हो गया? पीपल रूल। हम सभी जानते हैं डेमोक्रेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर में से देखेंगे इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी को फर्स्ट टाइम में डिस्क्राइब किया था लार्ज स्केल पे। लेकिन उसके पहले भी पूरे विश्व में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करते थे। तो मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी का सबसे पुराना स्टेट कौन सा है? तो हम देखेंगे ग्रीस और यूनानी स्टेट में एक राज्य था एंथस। एंथस ऐसा स्टेट है जो विश्व का पहला डेमोक्रेसी स्टेट कहलाता था। अब देखें कि डेमोक्रेसी 2 प्रकार के होते हैं। डेमोक्रेसी 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें शासन प्रशासन में जनता डायरेक्ट भाग लेते हैं। उस डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट का मतलब होता है शासन प्रशासन में डायरेक्ट जनता नहीं, नागरिक नहीं, बल्कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो इसे हमें क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा भी नाम है पीपल रिप्रेजेंटेटिव। पीपल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ इसमें जनता डायरेक्ट नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रशासन में भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
पूरे विश्व लेवल पर कहीं पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करता है नेशनल लेवल पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीचर, इसके जो फीचर हैं वो स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री और छोटे छोटे कंट्री और अनपॉपुलर कंट्री में इनके ज़्यादातर फीचर दिखाई देते हैं, और मोस्ट ऑफ द फीचर कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में इसके पाए जाते हैं। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर भी हैं। पहला फीचर है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का हम अंग्रेजी में कहते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है कि अगर सरकार या स्टेट कोई भी कानून बनाती है तो आम लोगों से यस या नो में जवाब मांगी जाती है। यानी रेफरेंडम का मतलब क्या हुआ कि यस या नो, यानी आम लोगों से यस या नो में रिप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग स्टेट या सरकार डिसीजन लेती है। दूसरी जो इसकी फीचर है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्लिबिलिसिटी। प्लिबिलिसिटी का मतलब होता है कि मत परीक्षा, हिंदी में कहते हैं मत परीक्षा, यानी कि सिर्फ आपको ऐसा नो में जवाब नहीं देना है बल्कि आपकी ओपिनियन किस फॉर्म में चाहिए, रिटेन फॉर्म में चाहिए। रिटेन फॉर्म में कि अगर यस तो उसका रीजन भी बताना होगा, नो तो उसका रीजन भी बताना होगा। अब नेक्स्ट जो फीचर है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। पहल करना ये प्रायः ये जो फीचर हैं वो स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं, और इसका मतलब होता है कि अगर स्विट्जरलैंड के 50,000 लोग किसी भी चीज पर एग्री हो जाए तो उसे कानून बना ली जाती है। दूसरी इसकी फीचर है कि अगर 1 लाख लोग किसी भी चीज पर एग्री हो जाएं तो उसके अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन भी कर दिया जाता है। तो ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, स्विट्जरलैंड में ये चीजें देखने के लिए मिलता है। लास्ट जो हमारा है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि अगर आप अपनी जनप्रतिनिधि से जिस भी कारण से नाखुश हैं, डिसैटिस्फाइड हैं और जनप्रतिनिधि को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको वापस बुलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए, आम लोगों के पास होना चाहिए। इंडिया में भी बहुत बार डिमांड उठती है, मांगे उठती है कि राइट टू रिकॉल को अप्लाई किया जाए, इसको भी लीगल बनाया जाए। अगर हमारी जनप्रतिनिधि खराब हो जाए, हम उनसे नाखुश हो, तो ऐसे कंडीशन में आम लोगों को अपनी जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी प्रोविजन करना चाहिए। अब भारत में देखेंगे कि चुनाव आयोग ने नोटा का फैसला किया है, नन ऑफ द एबव। एक तरह से कहा जाए तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही कहीं ना कहीं फीचर दिखाई देता है नोटा। दूसरी चीजें हम यहां पर आपको रिमाइंड कर दें, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भारत में कौन ऐसी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाए जाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाए जाते हैं। तो भारत में पंचायत राज में ग्राम सभा एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, असेंबली है, जहां पर लोगों को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दिखाई देता है। ग्राम सभा क्या होता है, ये प्रायः पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई है, और ये छोटी इकाई प्रायः 1-2 गांव के लोग को मिलाकर के ग्राम सभा बनाई जाती है। बड़ा गांव है तो एक ही होगा, छोटा गांव है तो 1-2 गांव मिलाकर के बनाई जाती है। और जिनकी भी 18 साल आयु और 18 साल की ऊपर की आयु है वो ग्राम सभा का मेंबर होते हैं, और उनकी बैठक साल में 2 बार जरूर होती है, और वो बैठ करके डिस्कस करते हैं कि गांव में नालियां कहाँ बनाया जाए, सड़क की व्यवस्था कैसी की जाए, चापाकल की व्यवस्था कैसी किया जाए, स्वच्छ जल की व्यवस्था कैसी की जाए,
तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल्स भारत में क्या है? ग्राम सभा। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन इसे बनाई जा सकती है कि भारत में राइट टू रिकॉल लागू की गई है, किस संस्था में लागू की गई है? तो पंचायती राज संस्था में लागू की गई है। और ये कहां लागू किया गया है? एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, इंडिया का पहला स्टेट है जो पंचायती राज संस्था में लोगों को राइट टू रिकॉल भी प्राप्त है। यानी यहां पर लोगों को क्या है कि अगर वो जनप्रतिनिधि से नाखुश हैं तो उनको वापस भी बुलाने का अधिकार है। तो यहां पर क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि राइट टू रिकॉल भारत का कौन सा स्टेट है जहां प्रथम पर लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है कि कौन सी भारत की ऐसी संस्थाएं हैं, विधि निर्वाती संस्थाएं हैं, जहां पर ये राइट टू रिकॉल प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी दिखाई देता है? तो पंचायती राज संस्था और स्पेशली कहें तो मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, इसी के अंडर देखते हैं कि इलेक्शन, भारत में इलेक्शन के भी दो सिस्टम है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो भारत में दोनों प्रकार के सिस्टम है, डायरेक्ट भी इलेक्शन है और इनडायरेक्ट भी इलेक्शन है। हम डायरेक्ट की एग्जांपल्स की बात करें तो एमएलए का मतलब क्या हो गया कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है उसका डायरेक्ट चुनाव होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्हें लोकसभा। दूसरा एग्जांपल्स ले सकते हैं, थर्ड एग्जांपल्स ले सकते हैं पंचायती राज संस्था। फोर्थ एग्जांपल्स ले सकते हैं म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएं। ये हमारे यहाँ क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन का एग्जांपल्स हैं। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है हमारे यहाँ? जैसे प्रेसिडेंट, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्हें राज्यसभा। नेक्स्ट लिखा जा सकता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों, राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल की जो मेंबर का भी चुनाव होता है वो किस मेथड के द्वारा होता है? ये भी हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट जो नेचर का फीचर है वो नेचर का फीचर क्या है? रिपब्लिक। पांचवा जो है रिपब्लिक का मतलब इन द सेंस ऑफ इंडिया, भारत की संदर्भ की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट should be elected in a state of hereditary। यानी भारत में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, न कि वंश के आधार पर चुने जाएंगे। तो भारत में रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड इन अ स्टेट ऑफ हेरिडेटरी। भारत में राष्ट्राध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। और हेड ऑफ स्टेट किसको डिक्लेयर किया गया है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को डिक्लेयर किया गया है। समटाइम्स क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, भारत का फर्स्ट सिटीजन, तो भारत का पहला नागरिक कौन है? तो भारत का पहला नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इनको रैंक की बात करें तो भारत का फर्स्ट रैंक इन्हें ही प्राप्त है। यहां तक कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। इन स्पाइट ऑफ, कभी कभी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं और कभी कभी आपके भी माइंड में ऐसा आया हो कि भारत कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, फिर इंडिया रिपब्लिक कैसे है? कॉमनवेल्थ
वेल्थ, सबसे पहले कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में जाने। देखो कि भारत कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, लेकिन भारत ने सबसे पहले अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? रिपब्लिक। और रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट किसको माना? प्रेसिडेंट को माना। उसके बाद इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का भी मेंबर बना। अब कॉमनवेल्थ नेशन क्या है? कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब होता है जहां कहीं भी ब्रिटिश कभी न कभी शासन अपना चलाया हो या ब्रिटिश के अंदर वो राज्य रहा हो, उस सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रायः ऑलमोस्ट जो कॉमनवेल्थ नेशन है वो अपना हेड ऑफ स्टेट, बहुत सारी कंट्री, कुछ कंट्री को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर कंट्री जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट किसको मानते हैं? मोनार्की ऑफ ब्रिटेन। यानी वहाँ पर जो राजतंत्रीय प्रणाली है ब्रिटेन में, उसे ही को ही हेड मानते हैं। लेकिन भारत हेड ऑफ स्टेट किसको मानता है? अपने राष्ट्रपति को मानता है। और भारत को रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड इन अ स्टेट ऑफ हेरिडेटरी। अब देखेंगे कनाडा। कनाडा भी देखेंगे कॉमनवेल्थ का नेशन का सदस्य है, इसके बावजूद भी वो ब्रिटेन का जो मोनार्की सिस्टम है, वहाँ के किंग सिस्टम है, उनको हेड नहीं मानता है। इसी तरह देखेंगे ऑस्ट्रेलिया 2005 में जो है वहाँ पर रेफरेंडम हुआ तो लोगों ने क्या अपना रिव्यू दिया? लोगों का रिव्यू आया कि हम आज भी हेड ऑफ स्टेट के रूप में ब्रिटेन के जो किंग सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम का जो हेड है, उनको ही हेड मानते हैं। देखो कि एनीवे जितने भी स्टेट है जो मानते हैं मोनार्की ऑफ द ब्रिटेन का हेड मानते हैं, लेकिन मोनार्की ऑफ द हेड का कोई भी पावर नहीं है। तो पावर नहीं है का मतलब ये है कि उनके पास सिर्फ सिग्नेटरी पावर है, साइन करने का पावर है। इसके अलावा उनके पास कोई भी पावर नहीं है। तो मोनार्की ऑफ द हेड ऑफ स्टेट को नेशन को मानने के बावजूद भी सिर्फ ब्रिटेन के जो राजा रानी है, जो भी वहाँ पर सिस्टम है, उनको हेड मानते हैं, लेकिन वो सिग्नेटरी हेड है और वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब अगर हम मान लिया जाए ऑस्ट्रेलिया ने कोई कानून बनाया, उस कानून में ये भी लिख दिया जाए कि हम ब्रिटेन के जो राजा है या वहाँ की जो क्वीन है उनको उनको किल करने वाले हैं, तो उनको पर भी वो सिग्नेटरी कर करके भेजना होगा। तो कहने का मतलब उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास सिग्नेचर करने का अथॉरिटी है। अब मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब, इंडिया भी कॉमनवेल्थ नेशन का सदस्य है, लेकिन इंडिया हेड ऑफ स्टेट भारत का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत कॉमनवेल्थ नेशन का सदस्य है, क्योंकि जितने भी कॉमनवेल्थ का नेशन है आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे को सहयोग देना, डिफेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प करने के कारण ही इंडिया इस मेंबर का एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारा क्या था? ए रिपब्लिक के बारे में था। अब डी पॉइंट आते हैं, डी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। डी पॉइंट में मैंने आप लोग को बताया होगा कि डी पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने थे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, यानी भारतीय संविधान का महत्व। तो भारतीय संविधान की महत्व की बात करें तो इस महत्व की बहुत सारे फीचर हैं। सबसे पहला देखें, इसको दो पार्ट में डिवीजन करते हैं, इस इंपॉर्टेंस को दो पार्ट में डिवीजन करते हैं। पहला है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि भारत सभी को समान मानता है कानून के नजरों में। हम राइट की बात करें तो सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड करने की बात की गई है। जैसे सोशल जस्टिस की बात करें तो भारतीय संविधान में अलग से चैप्टर ही मेंशन है फंडामेंटल राइट में, और उस फंडामेंटल राइट में स्पेशली हम बात करें आर्टिकल 17 की बात करें
तो ये सोशल इक्विलिटी लाने की बात करती है, यानी कि सामाजिक समझता स्थापित करने की बात करती है। इसमें देखेंगे सोशल जस्टिस में देखेंगे आर्टिकल 70 में देखेंगे कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड बनाया गया है, यानी छुआछूत को अवैध घोषित किया गया है। इसके लिए सरकार कानून भी बनाई है। इस कानून को हम लोग देखेंगे कि अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1976 में इसी को नाम बदल के क्या कर दिया गया, सिविल राइट एक्ट 1955। इसके तहत छुआछूत को अवैध घोषित किया गया, और अगर किसी व्यक्ति इनको बढ़ावा देता है तो यह एक दंडनीय अपराध है, और इस दंडनीय अपराध में दंड का प्रावधान प्लस फाइन का प्रावधान किया गया। अगर हम जनरल वे में बात करें तो इस सिविल राइट में प्राय अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रथम बार बढ़ावा देता है तो उसको 2 से 3 साल तक जेल प्लस फाइन का प्रोविजन है। अगर अगेन वही व्यक्ति अगेन सेम क्राइम में पाया गया तो उनको जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। और तीसरा जो कंडीशन है कि भारत में होने वाले लोकसभा का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव से उस व्यक्ति को वंचित कर दिया जाएगा, यानी फ्यूचर में वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो सेकेंड हम बात करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे। अब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, आर्थिक समानता की बात करेंगे तो देखेंगे हमारे यहाँ अलग से चैप्टर ही है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखेंगे राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेज की आवश्यकता, मिनिमम वेजेस, राइट यानी छुट्टी का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार, बिगाड़ नहीं करने का अधिकार, एक किसमें आते हैं हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में आते हैं, आर्थिक में आते हैं। तो हम इंपॉर्टेंस बता रहे थे, तो पहला इंपॉर्टेंस मैंने बताया सोशल इंपॉर्टेंस, यानी सोशल का मतलब सामाजिक, और दूसरा इंपॉर्टेंस मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक्स में देखोगे यानी कि छुट्टी का अधिकार, काम का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार, और इसके लिए क्या है डीपीएसपी यानी डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्पेशली हम बात करें आर्टिकल 39 ABCD की बात करें, ABCDE की बात करें तो स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस थर्ड जो है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में देखेंगे सभी को वोट डालने का अधिकार, सभी को इलेक्शन, भारत की कोई भी इलेक्शन हो उसमें उम्मीदवार बनने का अधिकार, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। तो ये क्या है पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। और स्पेशली हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो स्पेशली हमारे यहाँ अनुच्छेद आर्टिकल 324 की बात करते हैं, ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। अब इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंस पार्ट था, सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको बताया था, वो सेकेंड पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबर्टी, दूसरा क्या है इक्वलिटी, और थर्ड जो हमारे यहाँ है फर्टर्निटी, बंधुता। तो सबसे पहले हम लिबर्टी की बात करते हैं। भारतीय संविधान में देखेंगे लिबर्टी के बारे में, फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 19 से 22 स्पेशली हमें फ्रीडम दिया गया है। ये फ्रीडम क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, मेक द एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये हम इस तरह से देखेंगे तो ये लिबर्टी है। लिबर्टी टू टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं निगेटिव लिबर्टी,
निगेटिव लिबर्टी वो होता है जिसको बोलते हैं नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव लिबर्टी। दूसरा होता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है सम एक्सटेंड रीजनल एंड रेशनल रिस्ट्रिक्शन। तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के मूल जो फंडामेंटल राइट है वो हमें किस तरह की इंश्योरिटी प्रदान करता है? वो रीजनल एंड रेशनल लिबर्टी की बात करता है। हमें लिबर्टी है, आजादी है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हमें लिमिटेशन भी है, और लिमिटेशन कहें और कह सकते हैं कुछ हमारी ड्यूटी भी है। हम राइट की डिमांड, लिबर्टी की डिमांड करने के साथ साथ हमें कुछ ड्यूटी भी दिया गया है। तो हमारे संविधान जो है लिबर्टी किस तरह की ग्रांट करते हैं? रेशनल एंड रिस्ट्रिक्शन लिबर्टी ग्रांट करते हैं, और ये स्पेशली अनुच्छेद 19 से 22 इस तरह की ग्रांट भारतीय संविधान को इंश्योर करता है। दूसरा है हमारे यहां इक्वलिटी, समानता की बात करते हैं। समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 to 18 में मेंशन है। ये इक्वलिटी भी दो प्रकार के होते हैं, इनको भी दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। निगेटिव इक्वलिटी और पॉजिटिव इक्वलिटी। निगेटिव का मतलब होता है सभी को समान मान लेना, ऑल आर इक्वल, तो इसको क्या कहा जा सकता है? निगेटिव इक्वलिटी। अब पॉजिटिव इक्वलिटी क्या है? पॉजिटिव इक्वलिटी का मतलब यह होता है कि सम एक्सटेंट रीजनल एंड रेशनल इक्वलिटी होनी चाहिए। और हमारे यहां हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इस पॉजिटिव इक्वलिटी के तहत दो लोगों को छूट दिया गया है। एक भारत के राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट, और दूसरा गवर्नर, भारत के राज्यपाल। इन दोनों को कुछ मायने में छूट दिया गया है, सम एक्सटेंट फॉर एग्जाम्पल्स, कि इनको जब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे, इनके ऊपर क्रिमिनल केस चार्ज नहीं की जा सकती है, इनके ऊपर सिविल केस लाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी 2 मंथ के प्रायर नोटिस देना होगा। दूसरी चीजें, थर्ड कंडीशन ये है कि भारत की कोई भी न्यायालय, इंडिया की कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन दोनों को अपने यहाँ आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, और न ही ये आने के लिए बाध्य हैं। तो इनको क्या है, कुछ मामले में इनको यानी पॉजिटिव इक्वलिटी इनके ऊपर लागू होता है, छूट दिया गया है। बाकी रिमेनिंग के साथ, हम सभी के साथ निगेटिव लिबर्टी लागू होता है। कानून के समक्ष हम सभी इक्वल हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ पोस्ट, ऑन एनी अदर थिंग्स, ऑल आर इक्वल इन द लॉ, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के समक्ष सभी क्या हैं, इक्वल हैं, और प्रोटेक्शन लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के तहत दो लोगों को छूट दिया गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, हिंदी में कहें, भाईचारा, बंधुता। तो इस फ्रेटर्निटी को भी देखें तो ये फ्रेटर्निटी भी, इसके लिए स्पेशली देखें तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50
51 एक किसका भाग है? ये भाग किसका है? डीपीएसपी का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है। ये क्या है एक तरह से देखा जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल 51 क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन, कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन, भाईचारा को बढ़ावा देगा। यानी भारत की ये विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, जिसके तहत भारत पूरे विश्व में बंधुता, भाईचारा, सहयोग, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है और म्यूचुअल कॉपरेशन की बात करता है। यह हमारे लिए क्या है? आर्टिकल 51। अब नेक्स्ट जो हमारे यहां आता है, नेक्स्ट जो हम पार्ट हम आपको अब इसमें क्वेश्चन देखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें कि सम एक्सटेंट क्वेश्चन क्या पुटअप किए जा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप ये किए जा सकते हैं कि आप इसको अरेंज करें। तो पहला अरेंजमेंट हम ऑलरेडी बता चुके थे, नेचर ऑफ स्टेट में क्या लिखेंगे? S3D, इसका मीनिंग ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल कैसे अरेंज की गई है? सबसे पहले जस्टिस लिखी गई है, उसके बाद क्या लिखा गया है? सोशल लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है? उसके बाद क्या लिखा गया है? इकोनॉमिक लिखा गया है, उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल लिखा गया है। तो ये रिमाइंड रखें। दूसरी इंपॉर्टेंस की बात करें तो दूसरी इंपॉर्टेंट में भी हमने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखा गया है? लिबर्टी की बात की गई है, उसके बाद किस चीज की बात की गई है? इक्वलिटी की बात की गई है, और लास्ट में क्या है? फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो इसको भी आप अरेंज करके रखें ताकि पेपर में अगर अरेंजिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आए तो क्वेश्चन आप यहां से भी बना सकते हैं, और पेपर में क्वेश्चन कई बार पुटअप किए गए हैं। अब हम आते हैं ई पॉइंट में आते हैं। ई पॉइंट का मतलब हम जैसे ही बात करें तो हम जजमेंट की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं, और उस डिसीजन में क्वेश्चन क्या है? ईच प्रियम्बल is preamble part of Indian constitution। क्या प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है? तो इसके तहत 3 केस स्टडी करेंगे। पहला केस है बेरुबारी केस। एक केस जो आया था 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? नो, नहीं। दूसरा जो केस आया था वो कहते हैं केशवानंद भारती केस। एक कब आया था? 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया? एस। थर्ड जो केस है इसमें वो LIC केस। LIC केस कब आया? 1955। इसमें भी क्या आया? एस। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है। तो फर्स्ट इसका जजमेंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, पहली केस था बेरुबारी केस, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नो, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का यह भाग नहीं है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का क्या है? सार पॉइंट है, की पॉइंट है, और इसका जो नेचर है वो जनरल नेचर का है। यानी इसमें डिसीजन क्या आया कि प्रियम्बल इज ए जनरल नेचर यानी समान प्रकृति का है, और इसलिए प्रियम्बल को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। अब सेकेंड जो डिसीजन था, नेक्स्ट जो केस आया केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एस, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया, और इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया, कहा गया कि प्रियम्बल भारतीय संविधान का की पॉइंट है, सेमेरी पॉइंट है, और
गवर्नमेंट की जितने भी विंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियली, सभी इंस्पायरेशन लेते हैं कहां से? प्रियम्बल से। तो यानी कि ये क्या है? प्रियम्बल गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स, स्टेट के सभी ऑर्गन्स को इंस्पायरेशन करने का काम करते हैं। अगर भारतीय संविधान को इंटरप्रेट करने में या कहीं पर भी डिसीजन देने में कंफ्यूजन हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो कोई भी ऑर्गन्स अगर डिसीजन को एक बार स्टडी कर ले, तो उनको डिसीजन देने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। तो डैट मीन्स एक प्रकार के प्रियम्बल क्या है? इंस्पायरेशन देने का काम करता है गवर्नमेंट की सभी ऑर्गन्स को। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन आया कि प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है LIC केस। LIC केस 1995 में आया और इसमें भी क्या कहा गया? देखो इस केस में हुआ क्या था? इस केस में रीड किया गया। रीड का मतलब पुनः से दोबारा से जो केशवानंद भारती का डिसीजन था उसी को दोबारा से रिपीट किया गया। तो कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट या पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारे यहां कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में जस्ट सेम लिखेंगे, सेम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल एक की पॉइंट है, सेमेरी पॉइंट है और गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सभी को इंस्पायरेशन देने का काम करते हैं, गाइडलाइन देने का काम करते हैं और ये भारतीय संविधान का सोल पॉइंट है। जस्ट लाइक ये भारतीय संविधान का ड्रीम को बताता है, भारतीय जो संविधान निर्माताएं थे उनके ड्रीम को एक्सप्रेशन करता है। अभी क्वेश्चन और भी पुटअप किए जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसको कि प्रियम्बल इनफोर्सेबल इन ए कोर्ट नहीं है। यानी प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई है उसके लिए आप कोर्ट विजिट नहीं कर सकते हैं। तो प्रियम्बल नॉन जस्टिबल है, यानी इसके लिए कोई आप इसमें जो भी बातें लिखे गए हैं उसके लिए आप कोर्ट में विजिट नहीं कर सकते हैं या गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकते हैं कि इसको लागू ही किया जाए। तो ये क्या है? नॉट इनफोर्सेबल इन ए कोर्ट, इनफोर्सेबल इन ए कोर्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सब टॉपिक था प्रियम्बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रियम्बल, जिसको आज हम लोगों ने किया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप स्टडी खजाना एंड कल्प education.com पे विजिट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।